अनु अपनी छोटी बहन का अच्छे से ख्याल रखती थी। वह सुबह पढ़ने जाते समय तक अपनी बहन के साथ रहती और वापस आकर अपनी बहन के साथ खेलती रहती थी। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। विक्रम की दादी की हालत में अब काफ़ी सुधार आ गया था। एक दिन उसने जब विक्रम होटल से वापस आया तो उसकी दादी ने उसे आवाज़ दी। यह सुनकर विक्रम गया और बोला कि आप अभी तक सोई नहीं हैं दादी, क्या बात है? तब उसकी दादी कहती है, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है बेटा। यह कहकर वह विक्रम को अपने पास बिठा लेती है और कहती है, विक्रम, मेरी एक सहेली है मनोरमा, उसकी पोती मीरा के साथ मैंने बचपन में ही तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया था। मीरा एक बहुत ही संस्कारी और अच्छी लड़की है और मैं चाहती हूँ तुम मीरा से विवाह कर लो। यह सुनकर विक्रम हैरान और परेशान हो जाता है और अपनी दादी से कहता, दादी आप अभी आराम करो, इस मामले में हम फिर कभी बात करेंगे। यह सुनकर विक्रम की दादी कहती है, नहीं विक्रम, मुझे अभी बात करनी है, बोलो विक्रम, क्या तुम इस रिश्ते के लिए खुश हो? तब विक्रम कहता, दादी मैं अभी काफ़ी थका हुआ हूँ और कुछ कह नहीं सकता, कुछ सोचकर मैं आपको कल सुबह जवाब दूंगा। यह सुनकर उसकी दादी कहती है, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब विक्रम बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में आ जाता है। सारी रात वह करवट इधर से इधर बदलता रहता है क्योंकि उसकी दादी बड़ी मुश्किल से ठीक हुई थी, इसलिए वह मालती के बारे में बातें करके उनके लिए परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। लेकिन उस मीरा नाम की लड़की से रिश्ते के लिए हाँ भी तो नहीं कर सकता था। वह सारी रात इसी सोच में डूबा रहता है। तभी वह फैसला लेता है कि वह ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसकी दादी को ठेस पहुँचे, मगर उसकी दादी की खुशी के लिए इस रिश्ते में तो उस रिश्ते के लिए उसे हाँ करनी होगी। आगे भगवान की मर्जी, जो चाहेगा वही होगा। और वह सोचते हुए यह कहकर विक्रम सो जाता है। दूसरे दिन नाश्ता करने के वक्त विक्रम की दादी फिर विक्रम और मीरा के रिश्ते की बात लेकर बैठती है। तब विक्रम को मजबूरन अपनी दादी की खुशी के लिए इस रिश्ते के लिए हाँ करनी पड़ती है। यह सुनकर उसकी दादी खुश हो जाती है और साथ में घर वाले भी खुश हो जाते हैं। उस दिन विक्रम ने अपने काम पर तो आ जाता है, लेकिन सारा दिन उसका मन काम में नहीं लगता। उसे एक घुटन सी महसूस होने लगती है। जब वह होटल से रात के 10 बजे वापस अपने घर वापस आता है तो उसकी दादी आवाज़ देती है। दादी की आवाज़ सुनकर विक्रम उनके पास जाता है और कहता है, दादी आज भी आप सोई नहीं क्या? यह सुनकर उसकी दादी खुश होते हुए उसे पास बैठा लेती है और कहती है, बेटा मैंने मनोरमा से बात की है, कल होटल मत जाना, हम सब मनोरमा के घर जाएंगे। यह सुनकर विक्रम को दुख तो बहुत होता है, लेकिन फिर भी वह अपने चेहरे पर झूठी खुशी लाते हुए कहता है, दादी, और अपने कमरे में आ जाता है। कहता है, ठीक है दादी। और उस दिन वह मालती को बहुत याद करता है। उसका मन करता है कि वह अभी मालती को कॉल करके उससे बातें करे, लेकिन वह मजबूर था। दूसरे दिन सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि दादी भाग भाग कर जाने के लिए तैयारियों में लगी हुई थी। वह विक्रम के माता पिता से भी कह रही थी कि रिश्ता पक्का ही है, सब शगुन का सामान साथ में ले चलो। आज विक्रम की दादी बहुत खुश थी। उसे इतनी खुशी देखकर विक्रम को भी एक शगुन सा महसूस हो रहा था। वह सोचता है अगर उसकी दादी के चेहरे पर हमेशा यही खुशी बनी रहे तो वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है। लगभग 9 बजे के आसपास सब लोग रवाना हो जाते हैं। 10:30 बजे के आसपास सब लोग दादी की सहेली मनोरमा के घर पहुंच जाते हैं। मनोरमा के घर पहुंचते ही मनोरमा अपने 2 बेटे बहू और अपने पोते पोतियों के साथ विक्रम और उसके परिवार का दिल खोलकर स्वागत करती है। वह विक्रम की दादी से मिलकर बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। मनोरमा और उसका परिवार विक्रम के परिवार को सम्मान के साथ अंदर ले आता है। कुछ देर बातों का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन विक्रम को घुटन सी महसूस होती है। उन्हें किसी भी बात का कोई इंटरेस्ट नहीं था। बस जब मीरा के माता पिता उससे कभी उसके काम को लेकर कोई पूछताछ करते तो वह धीरे से उनको जवाब दे देता। यह देखकर उसकी दादी कहती है, बड़ा शर्मीला है हमारा विक्रम। यह सुनकर मनोरमा कहती है, लेकिन हमारी पोती ऐसी नहीं है, वह तो बड़ी ही चुलबुली और नटखट है। यह सुनकर सब हंसने लगते हैं। कुछ ही देर में चाय और नाश्ते की ट्रे लेकर मीरा आती है। मीरा को देखने में मालती से कम सुंदर नहीं थी। पीली साड़ी में वह भी स्वर्ग की अप्सरा जैसी लग रही थी। मीरा को देखकर विक्रम के परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन विक्रम उसे एक नज़र भी नहीं देखता क्योंकि उसके दिल में तो मालती जो बसी थी। मीरा को देखकर विक्रम की दादी उसे अपने पास बैठा लेती है। कुछ देर बातें करके मीरा की दादी मनोरमा विक्रम की दादी से कहती है, कुछ देर बच्चों को अकेला छोड़ देना चाहिए जिससे वह एक दूसरे के बारे में जान सकें। यह सुनकर विक्रम की दादी कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर मनोरमा मीरा से कहती है, बेटा जरा विक्रम को अपना कमरा तो दिखा लाओ। यह सुनकर मीरा उठ खड़ी होती है और विक्रम के पापा विक्रम से जाने के लिए कहते हैं तो विक्रम अनमने मन से उठकर चला जाता है। मीरा और विक्रम कमरे में जाकर कुछ नहीं बोलते। फिर मीरा विक्रम से कहती है, आप इस रिश्ते से खुश तो हैं ना? यह सुनकर विक्रम कहता है, हाँ। तब मीरा कहती है कि मैं भी इस रिश्ते से खुश हूँ।
दोनों बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ खड़े रहते हैं। फिर उनके घर वाले आवाज़ देते हैं, तब दोनों नीचे आ जाते हैं। सगाई की बाकी रस्में पूरी करके सभी घर वाले वापस आ जाते हैं। उस दिन सभी घर वाले बहुत खुश थे, केवल विक्रम को छोड़कर। अपने कमरे में आकर विक्रम फूट फूट कर रो पड़ता है और अपनी किस्मत को कोसता है। दूसरे दिन विक्रम की दादी मनोरमा से बात करके मीरा और विक्रम की कुंडली पंडित जी से मिलवा लेती है। 13 दिन बाद का मुहूर्त निकलता है। यह सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। साथ में सब सोचते हैं कि इतनी जल्दी शादी की तैयारियां कैसे होंगी, लेकिन विक्रम की दादी तो बस विक्रम की शादी की इतनी जल्दी थी, अगर उसका बस चले तो वह एक ही दिन में शादी करके मीरा को बहू बनाकर ले आए। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दादी बढ़ चढ़कर शादी में हिस्सा लेती है, लेकिन विक्रम को इन सब में कोई रुचि नहीं थी। वह अपने काम से काम रखता था। वह सारा दिन होटल में रहता और जब घर पर होता तो सिर्फ अपने कमरे में होता, लेकिन कभी कभी दादी के कहने पर कपड़े आदि खरीदने के लिए सबके साथ बाहर चला जाता। कभी कभी वह सोचकर रो पड़ता कि उसने किसके नाम का सेहरा बांधने के सपने सजाए थे और किसके साथ उसका रिश्ता जोड़ दिया जा रहा है। उसे मालती की बहुत चिंता होती थी, पता नहीं मालती किस हाल में होगी। उधर मालती का भी यही हाल था, वह भी घुट घुट कर जी रही थी। उसे विक्रम के रिश्ते और शादी के बारे में होटल में ही काम करने वाली एक लड़की ने बता दिया था। यह सुनकर मालती अंधेरे कमरे में फूट कर खूब रोई और सोचकर तसल्ली कर ली कि चलो अगर विक्रम की शादी हो जाएगी तो कम से कम वह तो खुश रहेगा। उसका क्या, वह तो जैसे तैसे विक्रम की यादों के साथ अपनी ज़िंदगी काट लेगी। और धीरे धीरे जो दिन गुजरते हैं और आखिर में उस दिन शादी का दिन भी आ जाता है, जिस दिन विक्रम और मीरा की शादी होती है। आज विक्रम की शादी थी। घर में रिश्तेदार आए हुए थे। दादी आज काफ़ी खुश नजर आ रही थी। चारों तरफ चहल पहल थी, लेकिन विक्रम के मन में उथल पुथल मची हुई थी। उसका मन कह रहा था कि कहीं ना कहीं वह कहीं दूर भाग जाए, लेकिन दादी की खुशी के लिए वह ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता था। विक्रम दूल्हा बनकर बारात लेकर शाम के 5 बजे आसपास जो मीरा के घर के पास चला गया। शादी पूरी विधि विधान से संपन्न हुई। मीरा विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में सभी ने उसका अच्छा स्वागत किया। दादी तो बार बार उसकी बलैयाँ ले रही थी या फिर बार बार काजल का टीका लगा रही थी कि किसी की बुरी नज़र मीरा को ना लगे। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार भी चले गए। विक्रम अपने कमरे में आकर चुपचाप एक तरफ बैठ गया। तभी उसके दोस्त आए और वो लोग उसके साथ हंसी मजाक करने लगे। उसे अपने साथ बाहर ले गए। अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर विक्रम का मन थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन फिर भी उसे आज मालती की याद आ रही थी। जैसे तैसे करके उसने अपने मन को समझा लिया। अब मालती के बारे में सोचना गलत है। जैसी भी हो, लेकिन मीरा अब उसकी पत्नी है और उसका हक है कि वह मीरा को हर पत्नी का अधिकार दे। विक्रम ने जैसे तैसे करके अपने मन को समझा लिया। उधर मालती का भी बुरा हाल था। आज उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यह सब कुछ शायद भगवान उसे उसके कर्मों की सजा ही दे रहा था। उसने अपनी बहन का सुख चैन, उसका सुहाग, उसका पति छीनना चाहा और भगवान ने उसका सुख चैन छीन लिया, जिसके साथ उसने अपनी ज़िंदगी जीने के सपने देखे थे। शायद भगवान ने अब उसे छीनकर किसी और की झोली में डाल दिया। आज उसे इस कहावत का अर्थ अच्छे से समझ आ गया था, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आज वह सारी दुनिया में अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी, लेकिन अब उसने सोच लिया कि वह आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे किसी के दिल को ठेस पहुँचे। अब वह भगवान से दिन रात अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती। शायद भगवान उस पर कुछ तरस खाकर कुछ रहम करके कर दे, और मजबूरी में न चाहते हुए भी उसे अपने मन को समझा लिया था। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। मीरा एक बहुत संस्कारी और सुलझी हुई लड़की थी। उसमें बचपना अभी भी बाकी था। कुछ ही दिनों में उसने सभी घर वालों का दिल जीत लिया। अब विक्रम भी उसके साथ खुश रहने लगा था। उधर दिन रात तनाव और खान पान पर ध्यान न देने से मालती अब धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य गिर रहा था। पहले तो उसने अपनी तबीयत को लेकर लापरवाही की, लेकिन फिर जब उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तब जाकर डॉक्टर के पास गई, कुछ दवाइयाँ ले आई, लेकिन उसकी हालत में सुधार आने की बजाय हालत बिगड़ रही थी। उधर माधवी भी अपने परिवार में पूरी तरह व्यस्त थी। वह कभी कभार मालती से फ़ोन करके उसके हालचाल पूछती थी। मालती उसे अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताती थी, बस यही कहती थी कि वो बिल्कुल ठीक है। मालती ने चाहे माधवी के साथ कुछ भी किया हो, लेकिन मालती से माधवी बहुत प्यार करती थी। उधर मालती की हालत में सुधार आने की बजाय हालत और बिगड़ गई। धीरे धीरे उसने खाट पकड़ ली। उसे अब अच्छे से अपनी जांच कराई तो पता चला उसे टीबी है। यह सुनकर मालती की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर उसने सोचा
कि अच्छा है शायद इस बीमारी में उसकी मौत आ जाए और उसे संसार के दुखों से छुटकारा मिल जाए। कांस्टेबल ब्रजलाल और उसकी पत्नी दिन रात मालती की देखभाल करते। आखिरकार एक दिन जब कांस्टेबल ब्रजलाल ने यह बात माधवी को बताई तो माधवी को बहुत दुख हुआ। वह अपने पति श्याम से मालती से मिलने के बारे में कहने लगी। मालती के बीमार होने की खबर सुनकर श्याम ने माधवी से कहा कि मुझे टाइम नहीं है, तुम ही मिलकर आ जाओ। लेकिन माधवी रोते हुए बोली कि मेरी दीदी की तबीयत खराब है तो आप भी चलो ना। श्याम माधवी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, इसलिए वह माधवी के साथ मालती से मिलने चल दिया। जैसे श्याम और माधवी मालती के यहाँ पहुँचे तो देखा मालती खाट पर लेटी हुई थी और बार बार खांसने की वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मालती माधवी और श्याम को आया हुआ देखकर हैरान रह जाती है। मालती बीमारी की हालत में खाट पर लेटी हुई थी। उसका मुंह अब जैसे किसी फूल की तरह मुरझा गया था। उसका शरीर अब मात्र हड्डियों का ढांचा रह गया था। बार बार खांसने की वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मालती की ऐसी हालत देखकर माधवी का दिल भर आया और उसने भागकर मालती को अपने गले से लगा लिया। माधवी के गले लगते ही मालती फूट फूट कर रो पड़ी। तभी कांस्टेबल ब्रजलाल की पत्नी वहां आ गई। उसकी पत्नी ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए श्याम को बैठने के लिए कहा। फिर कांस्टेबल ब्रजलाल की पत्नी सबके लिए चाय बनाने के लिए अंदर चली गई। श्याम भाई कुर्सी पर बैठ गया। मालती अपनी बहन माधवी से पूछ रही थी, माधवी तुम ठीक हो? माधवी कहने लगी, दीदी मैंने तुमसे कितनी बार पूछा कि तुम ठीक हो या नहीं हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? यह सुनकर मालती रोते हुए बोली, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी मेरी बहन माधवी, यानी मेरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। मैंने हमेशा से तुम्हारे साथ बुरा किया था माधवी, सुख चैन छीनना चाहा मैंने तुम्हारा, शायद भगवान ने मुझे अपने किए की सजा दी है। यह कहकर मालती रोने लगी तो माधवी उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, नहीं दीदी ऐसा नहीं बोलते, भगवान जी हमारे साथ कभी बुरा नहीं करते। देखना तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हारा अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज करवाऊंगी। यह सुनकर मालती बोली, अब कोई फ़ायदा नहीं है मेरी बहन, मेरी बीमारी आखिरी स्टेज पर है, शायद अब मौत होने के बाद ही मुझसे अपनी सभी तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। यह सुनकर माधवी बोली, नहीं दीदी आप ऐसी बातें मत करो प्लीज़। तब मालती बोली, तो मैं क्या करूं माधवी, मेरा अपना कोई नहीं है। यह सुनकर माधवी बोली, कैसे नहीं है, मैं हूं ना, माँ और पापा है ना। तब मालती बोली, नहीं माँ पापा तो मेरी सूरत भी देखना नहीं चाहते, इन सब में उनकी कोई गलती भी तो नहीं है, मैंने उन्हें दर्द तकलीफ और बदनामी के अलावा और दिया ही क्या है। तभी अचानक माधवी का फ़ोन बजा। माधवी जो फ़ोन देखकर जो उसने काट दिया, फिर लगातार कई बार फ़ोन बजता रहा। तब माधवी कहती है, मैं अभी आती हूँ, थाने से शायद कोई ज़रूरी कॉल आ रही है। यह कहकर माधवी फ़ोन लेकर बाहर चली जाती है। जब वह कुछ देर वापस आती है तो उसे आवाज़ सुनाई देती है, मालती श्याम से बातें कर रही थी। यह देखकर माधवी दरवाजे के पास रुक जाती है। मालती श्याम से कह रही थी, श्याम जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जानती हूँ मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, मैंने अपनी बहन का घर तोड़ना चाहा, आप जैसे देवता जैसे इंसान का अपमान किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। यह कहकर मालती हाथ जोड़कर रोने लग गई। तब श्याम बोला, मालती हर इंसान का गुनाह पश्चाताप के आंसुओं में बह जाता है और अब तुम्हारी आंखों में पश्चाताप साफ साफ दिखाई दे रहा है, अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तब मालती कहती है, आप चाहे तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, मैंने अपनी देवी जैसी बहन का घर उजाड़ना चाहा। तब श्याम बोला, मालती माधवी तुमसे सच में बहुत प्यार करती है, वह तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा चाहती है, उसका दिल सच में बहुत बड़ा है। मालती तुम दुखी मत हो, अब तुम आराम करो, देखना तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। तभी अचानक माधवी अंदर आ गई। माधवी को अंदर आते देखकर श्याम बोला, आओ माधवी। यह सुनते ही माधवी जो मालती के पास बैठ गई, दोनों बहनें बातें करने लगी। तभी कांस्टेबल ब्रजलाल की पत्नी उनके लिए चाय लेकर आई और चाय देकर वहाँ से चली गई। माधवी को मालती की हालत देखकर बहुत चिंता हो रही थी। तभी माधवी ने तुरंत ही मालती को अस्पताल ले जाने का फैसला किया। मालती के मना बहुत किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन माधवी उसे अस्पताल लेकर पहुंच गई। अस्पताल में काफ़ी जांच कराने के बाद पता चला कि मालती सच कह रही थी, उसकी बीमारी आखिरी स्टेज पर है, उसका कोई इलाज नहीं है। यह जानकर माधवी फूट फूट कर रोने लगी। तब श्याम ने उसे हौसला दिलाया कि देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, अरे जीना या मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है। यह कहकर उसने माधवी को गले लगा लिया। माधवी वापस मालती को जो उसके कमरे पर छोड़कर नहीं गई और अपने साथ उसे अपने ससुराल ले आई।
माधवी से मालती कहने लगी, नहीं माधवी, मुझे मेरे घर छोड़ दो, मेरे कमरे पर छोड़ दो। लेकिन माधवी नहीं मानी, उसे अपने ससुराल लेकर आ गई। कहने लगी, दीदी ऐसी हालत में मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। मालती की ऐसी हालत देखकर माधवी की सास को भी बहुत दुख हुआ। माधवी ने फ़ोन करके अपने पापा को सारी बात बता दी। मालती की बीमारी की खबर सुनते ही उसके मम्मी पापा भी दौड़कर आए। आखिर माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, चाहकर भी उनके बच्चे उनके साथ कितना भी गलत करें, लेकिन कभी भी अपने बच्चे को वो ऐसी हालत में नहीं देख सकते। अपने माँ और पापा को देखकर मालती बच्चों की तरह जो रोने लगी और कहने लगी, मालती मुझे माफ़ कर दो, पापा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। तब उसके पापा मालती से बोले, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे दर्द को नहीं समझ सका, चलो बेटा अब तुम हमारे साथ चलो। यह सुनकर मालती बोली, नहीं पापा, पहले ही आपकी मैंने बहुत बदनामी करवा दी, अब मैं और आपकी बदनामी नहीं करवाना चाहती, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। यह सुनकर मालती की मम्मी बोली, नहीं बेटा, हम तुम्हें ऐसी हालत में यहाँ नहीं छोड़ सकते। लेकिन मालती ने साथ चलने से साफ मना कर दिया। मालती की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी। फिर मालती की माँ भगवती माधवी के आगे हाथ जोड़कर बोली, बेटी मैंने हमेशा तुम्हारी माँ और तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, लेकिन तुमने और तुम्हारी माँ ने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की, और जब माँ होते हुए भी मैं अपनी बेटी का दर्द नहीं समझ सकी, तब तुमने इसके दर्द को समझा, उसे एक नरक में से बाहर निकाल कर लाई और नई जिंदगी दी। तुम्हारा यह एहसान मैं अपने जीते जी नहीं चुका पाऊंगी। बेटी तुम्हारी माँ सच में देवी थी, जिसने तुम जैसी बेटी को जन्म दिया। अपने पति की पहली पत्नी होते हुए भी कभी वह उसने अपना अधिकार नहीं मांगा, हमेशा दूसरी पत्नी बनकर रही। कितना कुछ सहन किया बेटी उसने। अब बेटी तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, अगर आज वह होती तो मैं उसके पैरों में पड़कर उससे अपने किए की माफ़ी मांगती। आज अपने आप पर मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है। यह कहकर भगवती फूट फूट कर रोने लगी तो माधवी और मालती कहने लगी, माँ चुप हो जाओ। और माधवी अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, नहीं माँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। यह सुनकर भगवती बोली, बेटा तुमने कभी मुझे सौतेली माँ नहीं समझा, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें सौतेली माँ समझा। शायद भगवान ने मुझे मेरे किए की सज़ा दी है। यह सुनकर माधवी बोली, नहीं माँ, आप ऐसी बातें मत करो, अरे माँ तो माँ होती है, सगी और सौतेली नहीं होती। यह सुनकर भगवती ने माधवी को गले लगा लिया। उसे गले मिलते देखकर श्याम की आंखों में भी आंसू आ गए। आज माधवी को उसकी माँ भी मिल गई। मालती ने माँ पापा के ने जो मालती से चलने को कहा, लेकिन मालती ने तो मना कर दिया। उन दोनों ने वहीं माधवी के पास रहने का फैसला किया। वे लोग अब मालती को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। मालती अपने माता पिता के साथ माधवी की ससुराल में रहने लग जाती है। मालती की हालत में सुधार आने की बजाय हालत और ख़राब होती जा रही थी। माधवी काफ़ी कोशिश करती, लेकिन मालती की हालत में कोई सुधार नहीं आया। लेकिन घर वाले मालती की हालत को देखकर बहुत दुखी थे। मालती की माँ दिन रात अपनी बेटी की हालत को देखकर रोती रहती थी, उसकी सेवा करती रहती थी। एक दिन माधवी मालती की बीमारी की पहली जांच के कागज और कुछ जरूरी सामान लेने के लिए मालती के किराए के कमरे पर गई। जब वह उसका सामान देख रही थी, तभी अचानक एक फ़ोटो जो मालती की डायरी में रखी हुई थी निकल कर नीचे गिर गई। उस फोटो को देखकर माधवी हैरान रह गई। उस फोटो के पीछे लिखा था विक्रम और मालती। उस लड़के की फोटो देखकर और नाम को पढ़कर माधवी ने यह अंदाजा तो लगा लिया कि यह कोई विक्रम नाम का लड़का है। फिर वह सोचती है, लेकिन दीदी ने तो इस बारे में उसे कुछ नहीं बताया। घर वापस आकर मालती के पास जब कोई नहीं होता, तब माधवी मालती से पूछते, दीदी ये विक्रम कौन है? विक्रम का नाम सुनकर मालती चौंक जाती है और कहती है, कौन विक्रम? मैं किसी विक्रम को नहीं जानती। तब माधवी उसके पास बैठते हुए उसका फोटो आगे करके कहती है, यह विक्रम जिसके पीछे आपने विक्रम और मालती लिख रखा है, जो आपकी डायरी में मिला है। यह सुनकर मालती कुछ नहीं कहती तो माधवी कहती है, दीदी आपने कभी मुझे इस लड़के के बारे में पहले नहीं बताया, लेकिन मैं क्या जान सकती हूँ यह लड़का कौन है? यह सुनकर मालती कुछ देर चुप रहती है और फिर कहती है कि हाँ, यह विक्रम है। यह जिस लड़के ने जो मुझे अपनाने के लिए मुझे प्यार किया, लेकिन सारे समाज के खिलाफ जाकर मेरे अतीत के बारे में जानकर भी मेरा हाथ थामना चाहा, जिसने मेरे साथ मेरे जीवन भर साथ निभाने का वादा किया। लेकिन यह कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब माधवी कहती है, लेकिन क्या दीदी? तब मालती कहती है, लेकिन यह समाज, उसका परिवार हमारे रिश्ते को नहीं मानता, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से विक्रम को कोई परेशानी हो, इसलिए मैंने उसे दूर रहने के लिए ही इसमें विक्रम की भलाई समझी।
यह कहकर मालती रोने लग जाती है। फिर अपनी और विक्रम के बारे में सारी सच्चाई माधवी को बता देती है। सब कुछ सुनकर माधवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचती है कि क्या यह वही मालती है जिसके लिए सबसे पहले अपनी खुशी मायने रखती थी, आज दूसरों की खुशी में खुश रहना सीख गई है। तब मालती रोते हुए माधवी का हाथ लेकर अपने हाथों में कहती है, माधवी, मैंने विक्रम से सच्चे दिल से प्यार किया था। वह इंसान नहीं है, देवता है। अगर मैंने धरती पर किसी देवता के दर्शन किए तो वह विक्रम है और देवी आप है माधवी। माधवी, मेरी आखिरी इच्छा है, मालती कहने लगी। मैं जानती हूँ कि मैं ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं हूँ और मरने से पहले मैं एक बार विक्रम से मिलना चाहती हूँ। माधवी मेरी बहन, क्या तुम विक्रम को मेरे पास लेकर आओगी? यह सुनकर माधवी कुछ नहीं कहती, फिर अपना हाथ बढ़ाकर कहती है, हाँ दीदी, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे विक्रम को ज़रूर लेकर आऊँगी। यह कहकर माधवी मालती से विक्रम का सारा पता ले लेती है। दूसरे दिन सुबह माधवी सबसे पहले थाने जाती है और वहाँ से टाइम मिलने पर वह सीधे विक्रम के होटल पहुँच जाती है, लेकिन आज विक्रम होटल नहीं आया था। यह देखकर फिर माधवी मालती द्वारा बताए गए पते पर विक्रम के घर पहुँचती है और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाती है तब दरवाज़ा विक्रम की माँ खोलती है और पुलिस के कपड़ों में माधवी को देखकर घबरा जाती है और कहती है, जी आप? यह सुनकर माधवी कहती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यह सुनकर विक्रम की माँ कहती है, हाँ हाँ आइए। तब माधवी घर के अंदर आ जाती है। तभी विक्रम की दादी भी वहाँ आ जाती है। माधवी उन सबसे नमस्ते करती है। तब विक्रम की दादी कहती है, जी आप, कोई बात है क्या? तब माधवी कहती है, आप घबराइए मत, आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। वह क्या है ना, मुझे विक्रम से मिलना है। यह सुनकर विक्रम की माँ कहती है, लेकिन क्या किया विक्रम ने? सब कुछ ठीक तो है ना? तब माधवी कहती है, मैंने आपसे कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस विक्रम से मिलना है। मैं विक्रम से मिलने होटल गई थी लेकिन विक्रम होटल में नहीं था। यह सुनकर विक्रम की दादी कहती है कि आज विक्रम की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, वह होटल नहीं गया था। तभी विक्रम वहाँ आ जाता और विक्रम के पीछे पीछे उसकी पत्नी मीरा आ जाती है। सभी माधवी को देखकर हैरान थे। तब माधवी कहती है कि मैं मालती की बहन माधवी हूँ। विक्रम, मालती जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। मालती दीदी ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। यह कहते हुए माधवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, मालती ने मुझे तुम्हारे और उसके बारे में बताया था। विक्रम, मेरी बहन आखिरी बार तुम्हें देखना चाहती है, इसलिए मेरे तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मेरी बहन की यह इच्छा पूरी कर दो। यह कहते हुए माधवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह सुनकर विक्रम हैरान और परेशान हो जाता है कि इतना कुछ हो गया और उसे मालती के बारे में कोई खबर नहीं थी। उसके चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था। यह सुनकर विक्रम की दादी गुस्से में कहती है, अच्छा तुम उस कोठे वाली मालती की बहन हो, लेकिन समझ में नहीं आता कि एक बहन कोठे वाली और एक बहन पुलिस वाली, आखिर चक्कर क्या है? यह सुनकर माधवी कहती है, माँ जी, यह सब ऊपर वाले का खेल है, वह जिसे चाहे जो बना सकता है। यह कहकर विक्रम की दादी जो उसकी तरफ देखती है और कहती है, हाँ यह तो ईश्वर का खेल है। वह विक्रम की तरफ देखती है और विक्रम से कहती है, माधवी कहती है, विक्रम तुम आओगे ना? मुझे विश्वास है तुम मेरी दीदी से सच्चा प्यार करते थे, उससे मिलने ज़रूर आओगे। यह कहकर माधवी कहती है कि अच्छा मैं चलती हूँ, और माधवी वापस चली जाती है। माधवी के जाने के बाद विक्रम ज़मीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आखिर उसने मालती से सच्चा प्यार किया था। तब विक्रम की दादी कहती है, मैंने कह दिया ना, उस कोठे वाली के बारे में इस घर में कोई बात नहीं होगी और ना ही तुम उस कोठे वाली से मिलने जाओगे। हमारी तरफ से मरे या जिए हमें क्या? यह सुनकर विक्रम गुस्से में कहता, दादी मैंने हर बात मानी आपकी, लेकिन माफ़ करना दादी, मैं अब आपकी यह बात नहीं मान सकता। मालती के बारे में सब कुछ जानकर उसे इस हालत पर नहीं छोड़ सकता। दादी, अगर मालती चाहती है उस वक्त मुझसे विवाह कर सकती थी, इस घर में आ सकती थी, लेकिन उसने खुद से ज़्यादा तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचा। इस परिवार पर कोई आँच ना आए, इसकी इज्जत पर कोई आँच ना आए, आपके और आपके ख़ानदान के बारे में सोचा। इसलिए उसने जानबूझकर खुद को मुझसे दूर कर लिया। उसने मुझे मजबूर किया कि मैं उससे दूर जाऊं और अपने परिवार की खुशी में अपनी खुशी समझूं। यह कहकर विक्रम रोने लग जाता। तब मीरा कहती है, हाँ हाँ विक्रम जी, आप मालती दीदी से मिलने ज़रूर जाना। यह सुनकर विक्रम की दादी कहती है, बहू यह तुम क्या कह रही हो, उस कोठे वाली से दीदी? तब मीरा कहती है, दादी जी, कोई भी औरत जन्म से कोठे वाली बनकर पैदा नहीं होती, यह समाज ही उसे कोठे वाला बनाता है। और एक कोठे वाली भी औरत होती है, उसके अंदर भी दिल होता है। मैंने हमेशा विक्रम जी को दिल में मालती के प्रति प्यार देखा है। चाहे विक्रम जी ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने उसकी याद में विक्रम जी को तड़पते हुए देखा है। दादी जी माफ़ करना, लेकिन आप ऐसी बातें कर रही हो मालती दीदी के बारे में, और एक मालती दी हैं
जिसे आप एक बदनाम कोठे वाली समझती हैं, उसने आपकी खुशियों को देखकर अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से कुर्बान कर दी। आपके पोते को अपनी ज़िंदगी से आपकी खुशी के लिए अलग कर दिया। जब मालती दीदी ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रही हैं, तो आप विक्रम जी को अंतिम बार उससे मिलने से भी रोक रही हैं। एक मरते हुए व्यक्ति की आखिरी इच्छा पूरी करना दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। यह कहकर विक्रम की तरफ देखते हुए जो विक्रम की जो पत्नी मीरा कहती है, विक्रम जी अकेले आप नहीं, मैं भी मालती दीदी से मिलना चाहती हूँ, उस महान औरत से मिलना चाहती हूँ जिसने अपने हिस्से की सारी खुशियाँ मेरी झोली में डाल दी। मैं उससे मिलना चाहती हूँ विक्रम जी। यह कहकर उसने विक्रम का हाथ अपने हाथों में ले लिया। विक्रम ने मीरा की तरफ देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ जानते हुए भी मीरा मालती के बारे में इतना अच्छा सोचती है। फिर मीरा बोली, चलो विक्रम जी, मालती दीदी से मिलने चलने की तैयारी करो। यह सुनकर विक्रम भी अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, हाँ मीरा चलो, मैं भी मालती से मिलना चाहता हूँ। विक्रम और मीरा मालती से मिलने पहुंच जाते हैं। अचानक विक्रम और मीरा को देखकर मालती हैरान रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं। विक्रम और मीरा भी मालती की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी होते हैं। विक्रम की आंखों से आंसू छलक आते हैं। वह भागकर मालती के पास बैठ जाता है। तब मालती उसे देखकर उसके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है, मुझे पता था विक्रम तुम जरूर आओगे। एक बार मरने से पहले मैं तुम्हें देखना चाहती थी। यह सुनकर विक्रम कहता, नहीं मालती, ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी पहले की तरह। तब मालती कहती है, विक्रम झूठी तसल्ली देने की कोशिश मत करो, क्योंकि मुझे सब पता है। फिर भी मालती मीरा की तरफ देखती है। तब विक्रम कहता, मालती यह मेरी पत्नी मीरा है। मीरा मालती को देखकर कहती है, मालती दीदी देखना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जब आप ठीक हो जाओगी ना, तो हम सबके साथ रहोगी। यह सुनकर मालती को हैरानी होती है। तब विक्रम कहता है, हाँ मालती, मीरा तुम्हारी तरह दिल की बहुत अच्छी है, तुम्हारी बहुत इज्जत भी करती है। तभी सभी घर वाले वहाँ आ जाते हैं। मालती के माता पिता विक्रम और मीरा को देखकर हैरान रह जाते हैं। तब माधवी उन्हें सब सच बता देती है। यह सुनकर उन लोगों को भी दुख होता है और उनकी आंखें भर आती हैं। तब विक्रम मालती का हाथ अपने हाथों में लेकर अपने आंसू रोकने की नाकामयाब कोशिश करते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो मालती, मैं इतना स्वार्थी कैसे हो गया, मैंने एक बार भी तुम्हारी सुध नहीं ली। यह कहकर विक्रम रोने लग जाता। तब मालती कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है विक्रम, मैंने ही तुम्हें मजबूर किया था कि मुझसे ना मिलने के लिए, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर हमारी किस्मत में दूर रहना लिखा था, इसलिए हम कभी एक नहीं हो सके। लेकिन विक्रम, मैं अगले जन्म में भगवान से प्रार्थना करूंगी वह मुझे तुम्हारी सुहागन बनाए। यह सुनकर मीरा कहती है, नहीं दीदी, अगला जन्म क्यों, इस जन्म में भी तुम विक्रम जी की सुहागन बनोगी। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। तब मीरा अपनी साड़ी के पल्लू में से एक साड़ी के पल्लू की गांठ खोलती है। उसमें से एक छोटी सिंदूर की डिबिया निकालकर कहती है, विक्रम जी, मैं चाहती हूँ मेरी तरह मालती दीदी की मांग में भी तुम्हारे नाम का सिंदूर हो। यह सुनकर सब मीरा की तरफ देखने लग जाते हैं। तब मीरा कहती है, मैं जानती हूँ आप सब लोग सोच रहे होंगे कि एक औरत होकर अपना ही सुहाग किसी और के साथ कैसे बांट सकती हूँ, लेकिन मुझसे पहले विक्रम जी पर मालती दीदी का हक है। मालती दीदी ने ही सारी खुशियाँ मेरी झोली में डाली हैं, इसलिए यह मेरी इच्छा है विक्रम जी, उसे उसका हक दें। तब विक्रम कुछ नहीं कहता। तब मीरा कहती है, लीजिए विक्रम जी। तब मालती कहती है, नहीं मीरा, यह तुम्हारा हक है। तब मीरा कहती है, नहीं दीदी, इसमें गलत नहीं है, यह आपका हक है। फिर वह विक्रम की तरफ देखती है। विक्रम सिंदूर लेकर मालती की मांग भर देता है तो मालती की आंखों में आंसू छलक आते हैं। वह विक्रम के गले लग जाती है। यह देखकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर मीरा और विक्रम कहकर मालती को विदा कराकर अपने घर ले आते हैं। अपनी बेटी को अपनी ससुराल विदा करने का सपना मालती के मम्मी पापा का आज पूरा हो जाता है। तभी मालती का यह सपना पूरा होते देख सब बहुत खुश थे। मालती को विक्रम और मीरा के साथ आया देखकर विक्रम की दादी गुस्से में आग बबूला हो जाती है और कहती है, विक्रम, मीरा बहू, तुम यह कोठे वाली से मिलने गए थे तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम अब इस कोठे वाली को इस घर में उठा कर ले आए, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूँगी, यह कोठे वाली इस घर में नहीं रहेगी, समझी तुम। तब मीरा कहती है, दादी जी, यह इस घर की बहू है, विक्रम जी ने अपने हाथों से इसकी मांग में सिंदूर भरा है और इस घर पर जितना हक मेरा है उतना ही मालती दीदी का भी है और यह इस घर में ही आज से रहेंगी। यह सुनकर विक्रम की दादी कहती है, आज फैसला हो ही जाएगा, आज या तो यह कोठे वाली इस घर में रहेगी या फिर मैं। यह सुनकर विक्रम कहता, ठीक है दादी जी, आप इस घर में रहिए, मैं, मालती और मीरा इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। यह कहकर मालती और मीरा की तरफ देखते हुए कहता है, विक्रम चलो।
तब विक्रम की माँ कहती है, माँ जी यह आप क्या कर रही हैं? माँ जी मैं जानती हूँ आपको ठेस पहुँची है, लेकिन इस समय मालती की हालत तो देखिए। क्या इस समय आप उसे भला बुरा कह रही हैं वह ठीक है? नहीं माँ जी नहीं। मैं अब तक चुप रही, लेकिन यह सच है कि आपकी खुशी के लिए मालती ने कितना कुर्बानी दी है, और आज भी मैं मालती को इस घर की बहू स्वीकार करती हूँ। मैं विक्रम की माँ हूँ। यह कहकर वह अंदर से पूजा की थाली ले आती है और विधि विधान से मालती का गृह प्रवेश कराती है। यह देखकर दादी तिल मिलाकर रह जाती है। तब मीरा और विक्रम मालती को सहारा देते हुए कमरे में ले आते हैं। उधर जब विक्रम के पापा घर आते हैं तो विक्रम की दादी नमक मिर्च लगाकर उन्हें सारी बात बताती है, जिससे वह गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मालती के कमरे में जाते हैं तो मालती किसी तस्वीर को देखकर हैरान थी, उसकी तरफ इशारा कर रही थी। यह देखकर विक्रम के पापा कुछ नहीं कहते और वहीं दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं। माया जिस तस्वीर की ओर इशारा कर रही थी उसे देखकर क्यों हैरान और परेशान हो गई थी, यह तो विक्रम के पापा भी जानना चाह रहे थे। वह भी मालती को देखकर हैरान और परेशान थे। विक्रम उस तस्वीर को कुछ कहता उससे पहले ही मालती कहती है, तस्वीर सुमित्रा की है ना? मालती के मुंह से सुमित्रा का नाम सुनकर विक्रम के पापा वहीं रुक जाते हैं। फिर विक्रम कहता है, हाँ मालती, यह मेरी बहन सुमित्रा है, लेकिन तुम इसे कैसे जानती हो? यह सुनकर मालती हैरान और परेशान हो जाती है। तब विक्रम कहता है, हाँ मालती, मैंने तो कभी तुम्हें सुमित्रा के बारे में नहीं बताया, तुम इसे कैसे जानती हो? यह सुनकर मालती कहती, इसे मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, यही तो मेरी उस नरक में एकमात्र हमदर्द थी। यह सुनकर विक्रम कहता, मैं कुछ समझा नहीं। तब मालती कहती है, विक्रम जब मैं फुलवाड़ी में उस कोठे पर थी तब सुमित्रा ही मेरी एकमात्र वहाँ हमदर्द थी। मेरी तरह लगभग 5 साल पहले यह भी किसी लड़के के साथ भाग गई थी और वह धोखे से उसे उस कोठे पर बेच गया था। आज इसे चमेली नाम से जाना जाता है। जितने समय में कोठे पर रही यही मेरी एकमात्र हमदर्द और सहारा थी। यह सुनना था कि विक्रम, मीरा और उसके पापा तीनों ही हैरान और परेशान हो जाते हैं। तब विक्रम के पापा जल्दी से अंदर आते हैं और मालती की तरफ देखकर कहते हैं, तुमने सच कहा, कह रही हो ना, कहाँ है सुमित्रा? तब मालती कहती है कि हाँ मैं सच कह रही हूँ, यह वही सुमित्रा है, मैं भला इसे कैसे भूल सकती हूँ। और एक बार इसने मुझे बताया था कि इसका नाम तो सुमित्रा है, लेकिन कोठे पर आकर इसका नाम चमेली पड़ गया। यह सुनना था कि विक्रम के पापा की आंखों में आंसू बहने लगे। तभी विक्रम की दादी और माँ दोनों आ जाती हैं। उन्हें देखकर विक्रम के पापा कहते हैं, माँ, विक्रम की माँ देखो, हमारी सुमित्रा का पता चल गया। हम सब तो यही सोचते थे कि हमारी सुमित्रा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारी सुमित्रा, माँ। यह सुनकर उसकी दादी कहती है, लेकिन कहाँ? तब विक्रम के पापा के चेहरे पर उदासी छा जाती है और कुछ नहीं कहता। तब विक्रम कहता, माँ, जिस कोठे पर कोई लड़का मालती को धोखे से बेचकर गया था, उसी कोठे पर जिस घटिया इंसान के साथ सुमित्रा भागी थी, उसी कोठे पर सुमित्रा को भी बेच गया था। यह सुनकर विक्रम की दादी और माँ दोनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। तब विक्रम की दादी कहती है कि कोठे पर? तब विक्रम कहता है, हाँ दादी। फिर मालती की तरफ देखते हुए कहती, मालती, तुम जल्दी से उस कोठे का पता हमें बताओ, आज हमारी बहन मिल गई है। यह सुनकर मालती कहती है, नहीं विक्रम, तुम अकेले उसे वहाँ से नहीं ला पाओगे, वह बहुत खतरा है वहाँ पर, तुम्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसके लिए तुम्हें पुलिस की यानी माधवी की मदद लेनी होगी। तब विक्रम के पापा कहते हैं, हाँ विक्रम, मालती सही कह रही है, हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। तब विक्रम माधवी को फ़ोन करता है। विक्रम रोते हुए कुछ नहीं कह पाता। तब मालती फ़ोन लेकर सारी बात माधवी को समझाती है। तब माधवी कहती है, फ़ोन विक्रम को दो। तब विक्रम फ़ोन कान से लगाता तो माधवी कहती है, तुम जल्दी से थाने आ जाओ और अपनी बहन की रिपोर्ट लिखवा दो, हम लोग हैं ना तो वहाँ चलेंगे। यह सुनकर विक्रम अपने पापा के साथ थाने जाता है और रिपोर्ट लिखवाता है। फिर माधवी को अपने पुलिसकर्मियों के साथ विक्रम को लेकर कोठे की तरफ जाती है। तब विक्रम के पापा कहते हैं कि मैं भी चलूँगा। तब विक्रम कहता, नहीं पापा, यहीं रहिए आप, मैं जल्दी सुमित्रा को लेकर आ जाऊँगा। यह कहकर विक्रम माधवी पुलिसकर्मियों के साथ जो चले जाते हैं। जैसे ही विक्रम मालती के बताए कोठे पर माधवी के साथ उस कोठे पर आ जाता है। मालती ने माधवी को बता दिया था जिस कोठे पर, जिस कमरे में उसे वह मिली थी, वहीं पर उन्हें सुमित्रा मिलेगी। पुलिस को आया देखकर चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। दिल्लू दादा तो अभी तक जेल में था, लेकिन दिल्लू दादा का भतीजा बलवंत अब कोठे का मालिक था। लेकिन वह कुछ कहता, लेकिन माधवी को देखते हुए चुप हो गया, क्योंकि वह जानता था उसके चाचा की तरह ही माधवी उसे भी किसी केस में फंसाकर अंदर कर देगी। तब जैसे ही माधवी ने उसे कमरे का दरवाज़ा जाकर माधवी ने खटखटाया, तब कुछ देर बाद उस कमरे में से 1 साल के बच्चे को लेकर एक लड़की बाहर निकली। उस लड़की को देखकर विक्रम हैरान रह गया और कहता है, सुमित्रा। यह सुनकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए और वह अपनी नज़रें नीची कर लेती है। तब विक्रम उसकी तरफ बढ़ता है तो वह पीछे से की तरफ पैर खिसका लेती है और कहती है, नहीं भैया, आप प्लीज़ जाओ यहाँ से।
तब विक्रम भर्राई आवाज़ में कहता है, सुमित्रा मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब सुमित्रा कहती है, नहीं भैया आप जाओ यहाँ से, यही मेरी ज़िंदगी है, मैं अब आप लोगों के साथ जाकर आपकी ज़िंदगी को और नरक नहीं बना सकती। यह कहकर सुमित्रा रोने लग जाती है। तब विक्रम कहता है, अरे पगली मैं जानता हूँ, तूने तो जाने अनजाने में यह कदम उठाया, तुझे नहीं पता था कि उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा, इसलिए ही हम सब तुझे समझाते थे, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी मेरी बहन। तुम यह मत सोचो कि तुम जब मेरे साथ घर चलोगी तो घर वाले तुमसे कैसे बर्ताव करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे तुम सबकी याद में पल पल मरी हो, उसी तरह हम भी घुट घुट कर तुम्हारी याद में मरे हैं। दिन रात ऐसा कोई दिन नहीं है जब मेरी बहना हमने तुम्हें याद नहीं किया। चलो सभी तुम्हें बहुत याद करते हैं, चलो मेरी बहन। यह सुनकर सुमित्रा विक्रम के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तब विक्रम सुमित्रा से कहता है, चलो बहन। जैसे ही सुमित्रा उसे 1 साल की बच्ची को गोद में लेकर आने लगती है, तब विक्रम कहता है, सुमित्रा यह बच्चा किसका है? तब सुमित्रा कहती है, भैया यह मेरी बेटी है। मैं जानती हूँ समाज की नज़रों में सब लोग इसे गंदा खून पाप मानते हैं, लेकिन मेरे ही भगवान का नया तोहफा है भैया, यह मेरे जीने की वजह है, यह सिर्फ मेरी बेटी है। यह कहकर सुमित्रा उस मासूम बच्ची को अपने कंधे से लगा लेती है। सुमित्रा को उन लोगों के साथ जाते देखकर दिल्लू दादा का भतीजा बलवंत जानकर भी कुछ नहीं कहता और वह अंदर अंदर तिल मिलाकर रह जाता है। सुमित्रा को लेकर माधवी पहले थाने जाती है, क्योंकि थाने में उसका जरूरी बयान लिखना था और कुछ कार्रवाई होनी जरूरी थी। थाने में अपने पापा को देखकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं उसके पापा से गले लगा लेते हैं। अपने पापा के गले लगकर सुमित्रा फूट फूट कर रो पड़ती है। तब माधवी सुमित्रा से कहती है कि सुमित्रा तुम सब कुछ विस्तार से बताओ, तुम उस फुलवाड़ी के कोठे पर कैसे पहुंची? यह सुनकर सुमित्रा कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर दुखी भाव आ जाते हैं और आंखों में आंसू बहने लगते हैं। फिर वह लंबी सांस लेकर कहती है कि मैं एक दिनेश नाम के लड़के से प्रेम करती थी। उसने मुझे बड़े बड़े वादे किए थे। जब यह बात मेरे घर वालों को पता चली तो मेरे घर वालों ने दिनेश से मिलने पर रोक लगा दी। मेरे घर वालों का कहना था कि दिनेश 1 नंबर का शराबी है और जुआरी बदमाश है, लेकिन मैं तो दिनेश के प्यार में पूरी तरह पागल थी, बिल्कुल अंधी थी। मैंने किसी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब मेरे घर वालों को यह बात पता चली कि उनकी बात का मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो उन्होंने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। जब मुझे यह बात पता चली तो मुझे बहुत दुख हुआ। एक दिन मैंने दिनेश के साथ किसी को बिना बताए घर से भाग गई। मैं अपने साथ घर से कुछ रुपए, पैसे और गहने लेकर आई थी। दिनेश मुझे कुछ लड़कों के कमरे पर ले गया। उन्होंने मुझे बताया कि वे उनके दोस्त हैं और वह उनके साथ वहीं रहेगा। जब मैंने उन लड़कों के साथ रहने से मना किया तो दिनेश ने कहा कि कुछ दिन की बात है, जब तक हम अच्छे से अपना कोई घर नहीं ले लेते, हमारा काम धंधा नहीं जम जाता, तब तक तो हमें रहना पड़ेगा। मजबूरी में मैंने हाँ कर दी। दिनेश उस कमरे पर ले गया जहाँ 4 लड़के थे। मुझे काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन दिनेश पर मुझे पूरा विश्वास था। 1-2 दिन मेरे साथ रहने के बाद दिनेश एक दिन यह कहकर घर से निकल गया कि कोई नया घर देखने जा रहा है। मैं उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। तो रात को जब मैंने उसके दोस्तों से इस बारे में पूछा तो वो लोग हंसने लगे। फिर उनके पास कोई फ़ोन आया। फ़ोन पर बातें करने के बाद लड़कों ने इशारों में बातें की और मेरी कुछ समझ में आता मैं वहाँ से भाग पाती उससे पहले ही उन लड़कों ने मुझे पकड़ लिया। यह कहकर सुमित्रा रोने लग गई। उसने कहा कि उन लड़कों ने एक एक करके उसकी इज्जत तार तार कर दी। लड़कों ने मुझे पता नहीं चला कि दिनेश मेरा सौदा उन लड़कों से कर गया। वह मेरी जैसी न जाने कितनी लड़कियों को प्यार के जाल में फंसा कर लाता और उनका सौदा करके चला जाता। वे लड़के 4 थे और कोई और नहीं, फुलवाड़ी कोठे के परमानेंट ग्राहक थे। लगभग 4 दिन तक उन लोगों ने मुझे वहाँ बंदी बनाए रखा। वो लोग रोज़ मेरा पर अत्याचार करते। मुझे फुलवाड़ी के उस कोठे पर बंदी बनाकर मुझे लेकर गए और मुझे वहाँ छोड़ गए। मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन दिल्लू दादा ने यह कहकर उसने अपने पैर पर तलवे दिखाए जो पूरी तरह जले हुए थे। दिल्लू दादा ने मेरे पैर के तलवों को बुरी तरह जला दिया। मजबूरन मुझे वहाँ रहना पड़ा। वहीं की ज़िंदगी को अपना लिया। वहीं मेरा नाम बदलकर चमेली रख दिया गया। यह कहकर सुमित्रा रोने लगी। तब माधवी ने बताया, लेकिन हमने तो फुलवाड़ी के कोठे की हर उन लड़कियों को आज़ाद करवाया था जिससे मजबूरी में यह काम करवाया जाता था। फिर तुम अपने घर क्यों नहीं गई? यह सुनकर सुमित्रा बोली, कैसे आती, किस मुंह से आती? जिन घर वालों ने मुझे पाल पोसकर इतने बड़े प्यार से पाल पोसकर बड़ा किया था, उन्हें घर वालों के मुंह पर कालिक पोतकर मैं चली गई थी, तो उनके पास कैसे आती? इतनी हिम्मत नहीं थी मेरे पास, इसलिए मैं चाहकर भी नहीं आई थी। फिर माधवी ने उस छोटी सी बच्ची की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह तुम्हारी गोद में जो 1 साल की बच्ची है, यह कौन है? यह सुनकर सुमित्रा कहती है, मेरी बेटी है। मैं नहीं जानती इसका बाप कौन है, बस इतना जानती कि इसे मैंने जन्म दिया है।
जब मैं गर्भवती हुई तो कोठे के मालिक दिल्लू दादा का भतीजा, जो उस कोठे को संभाल रहा था, उसने मुझ पर काफ़ी दबाव बनाया कि अपना अबॉर्शन करवा लूँ। काफ़ी जुल्म ढाए, लेकिन मैंने अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती थी। मैं उसे जन्म देकर एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी और यही सब मेरे जीने की वजह बन गया था और मैं इसे पाल पोस कर एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हूँ। यह सुनकर माधवी कुछ देर चुप रही। फिर उसने सुमित्रा के पापा की तरफ देखा और कहा कि आप भी हमें बताओ, आपको कैसे पता चला कि सुमित्रा उस लड़के दिनेश के साथ गई है? यह सुनकर सुमित्रा के पापा बोले, जब हमें पता चला कि सुमित्रा को किसी दिनेश नाम के लड़के के साथ अफेयर है तो हमने काफ़ी खोजबीन की। पता चला वह लड़का एक नंबर का घटिया और बदमाश किस्म का आदमी है। हमने सुमित्रा को समझाया लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार हमने इसके लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया। एक दिन जब इसकी माँ इसे बुलाने कमरे में गई तो देखा वहाँ सुमित्रा नहीं थी। सुमित्रा का लिखा हुआ खत मिला जिसमें लिखा था वह दिनेश के साथ जा रही है। यह देखकर हमें बहुत दुख हुआ। हम सुमित्रा की पसंद के लड़के की शादी अब करने के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वह लड़का सही नहीं था, गलत था। इस बारे में हमने काफ़ी छानबीन की थी और सुमित्रा को भी समझाया था, लेकिन यह समझने के लिए तैयार नहीं थी। उस लड़के के साथ सुमित्रा के चले जाने से हमारी काफ़ी बदनामी हुई। मेरी माँ बीमार पड़ गई, बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची थी, लेकिन हमें अपनी बेटी की चिंता थी। मात्र 18 साल की लड़की में भला कितना दिमाग हो सकता है, उन्हें दुनियादारी की समझ कहाँ होती है। हमने सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश की। तब एक दिन अखबार में पढ़ा कि नहर में दिनेश की लाश मिली है। यह देखकर हमें लगा कि शायद दिनेश और सुमित्रा दोनों ही नहर में कूदकर दोनों ने आत्महत्या कर ली होगी। दिनेश की लाश तो मिल चुकी थी, लेकिन हमें चिंता इस बात की थी कि सुमित्रा की लाश क्यों नहीं मिली, क्योंकि अगर सुमित्रा दिनेश के साथ थी तो फिर उसकी लाश मिलनी चाहिए। अगर सुमित्रा जिंदा है तो कहाँ? हमने ढूंढा लेकिन सुमित्रा हमें नहीं मिली। आखिरकार हमने सुमित्रा को मरा हुआ मान लिया, लेकिन आज जब मालती ने हमें यह सब कुछ बताया कि हमारी बेटी जिंदा है तो हम बता नहीं सकते हमें कितनी खुशी हुई। अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं हम अपनी बेटी को। यह कहकर सुमित्रा के पापा रोने लग गए। सुमित्रा ने अपने पापा के आंसू पोंछे। फिर सुमित्रा बोली, पापा मैंने आपको काफ़ी दुख पहुंचाया है। मैं अभी आपसे कहती हूँ, आप सब मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मैं आप सब लोगों के साथ नहीं जा सकती। यह सुनकर सुमित्रा के पापा बोले, बेटे नहीं, अब हमें किसी समाज की चिंता नहीं है। तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है और हम तुम्हारे साथ अपनी इस नन्ही सी जान को भी अपना लेंगे। यह सुनकर सुमित्रा अपने पापा के गले लग गई। फिर सुमित्रा अपने भाई और पापा के साथ अपने घर आ गई। उसे घर देखकर उसकी माँ सुमित्रा गले लगकर उसके फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन दादी तो जैसे कुछ नाराज हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने सुमित्रा की तरफ देखा नहीं। तब सुमित्रा उसके पैरों में जाकर गिर गई और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए दादी, मैं जानती हूँ मेरी वजह से आपको बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन दादी मैं आप सबको ठेस पहुँचाना नहीं चाहती। मैं तो बस चाहती थी कि जब मैं दिनेश से शादी कर लूँगी तो आप लोग कुछ दिन नाराज़ रहेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि वह इतना घटिया इंसान होगा और मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। यह कहकर सुमित्रा रोने लग गई। सुमित्रा को रोते देखकर उसकी दादी का दिल पसीज गया और उसकी दादी ने उसे गले लगा लिया और वे दोनों फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसकी दादी मालती के पास जाकर बोली, मुझे माफ़ कर दो बेटी, आज अपनी सुमित्रा को इस हाल में देखकर आज मुझे एहसास हुआ कि जब खुद की औलाद पर वही दुख पड़ता है, वही बिजली गिरती है तो कितना दुख होता है। मैंने हमेशा तुम्हें भला बुरा कहा, तुम्हें कितनी गालियाँ दी, तुम्हें हमेशा एक नीच गिरी औरत समझा, लेकिन आज मेरी सुमित्रा का दुख देखकर मुझे एहसास हुआ कि उस नरक में रहना तुम्हारी खुद की मजबूरी थी। मुझे माफ़ कर दो बेटी। तब मालती बोली, नहीं दादी जी, आप माफ़ी मत मांगिए। सुमित्रा को देखकर मालती की आंखों में आंसू आ गए और सुमित्रा भागकर मालती के गले लग गई। फिर सुमित्रा अपनी नन्ही सी बेटी के साथ वहीं रहने लगी। आस पड़ोस के लोगों ने काफ़ी बातें बनाई, काफ़ी भला बुरा कहा, लेकिन अब किसी भी परिवार के सदस्य को उनकी चिंता नहीं थी। उन्हें तो बस अब सुमित्रा और उसकी मासूम बेटी की चिंता थी। सभी उनके साथ खुश थीं, सभी उसकी बेटी को बहुत ध्यान रखती, बहुत प्यार करती। अचानक एक दिन मालती की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उसकी सांसें उखड़ने लगी। इससे पहले कि विक्रम डॉक्टर को फ़ोन कर पाता, मालती ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ लेकर घबराते हुए बोली, नहीं विक्रम जी, अब नहीं, अब मेरे भगवान के पास जाने का समय आ गया है। फिर विक्रम की तरफ देखते हुए कहने लगी, मुझे सीने से लगा लो। यह सुनकर विक्रम रोते हुए बोला, मालती तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। यह सुनकर मालती बोली, मुझे छोड़कर मत जाओ विक्रम। सभी घर वाले भी वहाँ दौड़ कर आ गए। मालती की ऐसी हालत देखकर सभी में बहुत घबराहट हो रही थी।
सब डॉक्टर को बुलाने के बारे में कहने लगे, लेकिन मालती ने सबको मना कर दिया। तब मालती ने विक्रम से कहा कि विक्रम, मुझे अपने सीने से लगा लो, मैं अंतिम बार तुम्हारी बाहों में मरना चाहती हूँ। यह सुनकर रोते हुए विक्रम ने मालती को अपने सीने से लगा लिया। कुछ ही देर में मालती हमेशा के लिए सबको छोड़कर भगवान के पास चली गई। मालती को देखकर सभी घरवाले फूट फूट कर रो पड़े। जब माधवी को यह बात पता चली तो उसने अपने ससुराल में यह बात बताई तो वहाँ भी सबको बहुत दुख हुआ। मालती के मम्मी पापा तो बहुत विलाप करने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। सभी घरवाले दौड़कर विक्रम के घर आ गए। मालती की मम्मी तो अपने होश हवास खो चुकी थी, वहीं माधवी उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार पूरे विधि विधान से एक सुहागन के रूप में सजाकर मालती का अंतिम संस्कार किया गया। मालती की मौत से सभी सदमे में थे, लेकिन धीरे धीरे सबने अपने आप को संभाला। दिन गुजरने लगे और आखिरकार सबको मालती की मौत को स्वीकार करना पड़ा। मालती के मम्मी पापा वापस अपने घर चले गए, वहीं विक्रम अपने परिवार के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने लगा। सुमित्रा ने अपनी बेटी को अपनी ज़िंदगी बना लिया था और वह पास ही एक प्राइवेट जॉब करने लगी, जिससे वह अपना और अपनी बेटी का अच्छे से गुजारा चला सके। उसका भी एकमात्र मकसद समाज की दकियानुसी सोचों से लड़कर अपनी बेटी को एक अच्छी और नई ज़िंदगी देना था। आस पड़ोस के लोगों ने सुमित्रा और उसकी बेटी को काफ़ी विद्रोह किया, उस पर पत्थर फेंके, कीचड़ उछाला, गालियाँ दी। सुमित्रा के साथ साथ उसके घर वालों को भी काफ़ी कुछ सहना और सुनना पड़ता था। यहाँ तक कि जिस ऑफिस में सुमित्रा काम करती थी उसमें भी सुमित्रा को बात बात पर ताने दिए जाते थे। उसे लोगों की गंदी नज़रों का सामना करना पड़ता था। आखिर सुमित्रा ने समझ लिया कि इस समाज में एक अकेली औरत का रहना कितना मुश्किल है, लेकिन सुमित्रा अपने आप को मजबूत बना चुकी थी। वह समाज की सभी समस्याओं से डटकर मुकाबला कर रही थी। आखिरकार उसने अपनी जॉब छोड़ दी और दूसरे शहर में ऑनलाइन जॉब तलाश ली। फिर वह सभी घरवालों की सहमति लेकर अपनी बेटी को लेकर दूसरे शहर चली गई अपनी नई जिंदगी की तलाश में। माधवी भी धीरे धीरे अपने परिवार के साथ व्यस्त हो गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।